जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10 के विद्यार्थियों का फर्स्ट चैप्टर यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। साथियों, आज मैं जो मैंने बात करने वाला हूँ डायरेक्ट इस पे कि आपका प्रकाश क्या है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि साथियों ये लाइट है क्या, प्रकाश। तो पहले मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। साथियों, क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है कि हाँ प्रकाश आ जाओ? क्या ये आपके किसी मित्र का नाम है? ऐसा तो नहीं है। मैं अब आपको डायरेक्ट बताऊं कि आखिर ये प्रकाश किस चिड़िया का नाम है। साथियों, आपने अभी तक प्रकाश को कभी नहीं देखा है और ना ही देख पाओगे। ये क्या बता दिया? आप कहोगे कि मैं तो डेली प्रकाश को देखता हूं। नहीं देखते हो आप। साथियों, प्रकाश की वजह से वस्तुओं को देखते हो, यानी प्रकाश जो है, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आप चाहो तो इसे नोट कर लेना। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या साथियों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, इसी को प्रकाश कहते हैं। साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में बदलती भी रहती है। अगर प्रकाश अभी वायु में है तो कांच में जाके बदल जाएगा। अगर अभी प्रकाश कांच में है तो दोस्तों हीरे में जाके बदल जाता है। यानी दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में बदलती रहती है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे ये बताइए कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से कौन चलता है? आप में से कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे बुलेट ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन। कई सारे जवाब आ रहे होंगे जो आपके मन में कि ये बहुत तेज चलता है। लेकिन मैं बताऊं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे तेज गति से चलता है वो प्रकाश ही है। अगर साथियों आप प्रकाश की गति से चलो ना तो आप 1-2 सेकंड में पूरी पृथ्वी, बोले तो संपूर्ण अर्थ के कितने चक्कर का लगाओगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रकाश की चाल होती कितनी है। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात क्या होता है? निर्वात दोस्तों वह स्थान होता है जहां पर वायु तक ना हो। क्या दोस्तों? निर्वात वह स्थान होता है, निर्वात क्या होता है? वह स्थान होता है जहां पर वायु भी ना हो। तो दोस्तों प्रकाश की वहां पर जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वायु में भी यही रहती है। क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। यानी साथियों प्रकाश इतनी स्पीड से जा रहा है। अभी मैं देखो इसको सॉल्व करो कि आखिर 1 मीटर में कितने किलोमीटर जा रहा है। देखिए, अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 × 10⁸ यानी 8 बिंदी, यानी 8 जीरो। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 7 8। अब इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी साथियों प्रकाश 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है? 10 करोड़ मीटर जा रहा है। 1 सेकेंड में 10 करोड़ मीटर जा रहा है। अगर आप इसको किलोमीटर में निकालना चाहो तो क्या कर दो, इसमें दोस्तों 1000 का भाग दे दो। आप 3 बिंदी से 3 बिंदी को खत्म कर दो तो क्या बचेगा दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी दोस्तों 1 सेकेंड हुआ और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया। यानी दोस्तों अब आप कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आओगे तो ऐसे करोगे कितने चक्कर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी दोस्तों ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। बहुत हो गया दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर कितना हो जाएगा आप लोग अंदाज लगा सकते हो। इसीलिए दोस्तों जो प्रकाश की, अगर हम प्रकाश की चाल से चले ना तो दोस्तों टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। आप इस पे देखना वीडियोज। आपने समझा कि प्रकाश की जो चाल है वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब मैंने जो आपको ये चाल बता दी, अभी मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि क्या ये चाल, क्या दोस्तों प्रत्येक स्थिति में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी प्रकाश की चाल? अभी जस्ट बताया था। तो दोस्तों निर्वात एक माध्यम है। क्या आप इसे एक माध्यम कह सकते हो? और मैंने क्या बताया था कि दोस्तों विभिन्न माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो बदलती रहती है। अगर माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की चाल भी चेंज हो जाएगी। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। ओके, जैसे अगर दोस्तों प्रकाश अभी मान लीजिए वायु में है तो उसकी चाल कैसी होगी? अधिक होगी। अब उसके बाद अगर दोस्तों वो जैसे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक समझ सकते हो, उसके बाद जो सघन माध्यम आएगा
उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, जब दोस्तों वायु में रहेगा प्रकाश तो उसकी चाल अधिक होगी, उसके बाद जैसे ही पानी में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल कम हो जाएगी। अर्थात दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है वो कैसा होता है, कैसी होती है, एक समान नहीं रहती है। एक समान चाल आपकी भी नहीं रहती है। पूछो कैसे? पहले मैं दोस्तों आपके जैसे मान लीजिए अगर आपको मैथ पसंद है, कई सारे लोगों को मैथ पसंद होता है, कई सारे बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। अगर आपका मैथ पसंद है तो दोस्तों आप कई सारे क्वेश्चन एकदम खटखट 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 दैट मीन बहुत फास्ट लगाते हो, इतनी तेज कि मानो कि आप गणितज्ञ बन गए हो। उसके बाद दोस्तों एक सवाल ऐसा आ जाता है जो आपके प्राण संकट में डाल देता है, मतलब दोस्तों आप उस पर अटक जाते हो। तो आपकी जो स्पीड थी क्या एक स्पीड रही, यानी उस समय आपका माध्यम चेंज हो गया, सवाल चेंज हो गया, तो समझ जाओ माध्यम चेंज हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो जैसे साथियों आप जा रहे हो हाईवे पे, हाईवे मतलब आप दोस्तों आप अपनी मनपसंद गाड़ी से जा रहे हो, जो आपकी मनपसंद फेवरेट फ्यूचर कार, ड्रीम कार जो कोई भी हो, आप सोचो उसी पे जा रहे हो, इमेजिन करो। और जब आप जाओगे तो एक बार दोस्तों जब प्लेन रोड होगा, बिल्कुल खाली होगा, जहां पर ट्रैफिक नहीं होगा, तो वहां पर आप दोस्तों बहुत स्पीड से जाओगे। वहीं अगर सामने आपके कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी। दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया। इसी प्रकार प्रकाश का माध्यम कैसे चेंज होगा, जैसे वो दोस्तों वायु से अगर पानी में आया तो उसकी गति बदल जाएगी, अब पानी से कांच में जाएगा तो उसकी गति बदल जाएगी। अर्थात दोस्तों प्रकाश भी एक ऐसी चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही चलेगा या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही चलेगा। अगर हम पूछें कि 1 सेकंड में प्रकाश कितने मीटर जाता है, तब आप लोग कहोगे कितना, 30 करोड़ मीटर। कितना? 30 करोड़ मीटर। अगर मैं पूछूं 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है, तो 3 लाख किलोमीटर। अगर बात सेकंड की हो तो 30 करोड़ मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जब आपने ये समझ लिया कि प्रकाश क्या है, बस इतना बहुत है प्रकाश के बारे में जानना। मेन टॉपिक क्या है कि इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांस हैं बोर्ड एग्जाम में, वो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो अपवर्तन होता है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जो बात करेंगे आपके परावर्तन को लेके ही करेंगे। किसको लेके करेंगे कि अब आपका प्रकाश का परावर्तन किस हिसाब से हो रहा है, उसकी बात की जाएगी कि जो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या कहना चाहता है। अब दोस्तों आप जो देखोगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए साथियों प्रकाश का परावर्तन 2 चीज कहता है, यानी दोस्तों इसमें 2-3 फैक्ट समझ सकते हो आप। फैक्ट ही समझ लो क्या कि इसमें दोस्तों जब कोई प्रकाश की एक किरण होती है किसी अगर चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है, पहले छोड़िए इन सबको डेलिए, ऐसे क्यों, एक और तरीका समझिए। साथियों आप ये बताइए आपने कभी क्रिकेट खेला है? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो सामने वाला बंदा बॉल कराता है और आप छक्का मार देते हो, लेकिन आपके बैट में बॉल लगते ही दोस्तों क्या हो जाता है, एक प्रकार का परावर्तन ही होता है, बॉल बाउंड्री से बाहर 6-4 जो कुछ भी होता हो। या आपने कभी दीवार में बॉल को मारा हो, जब आप दीवार में बॉल को मारते हो, ये बॉल नहीं तो मैं आपको इस पे मार के दिखाता और ये कैमरे में लगती जाके, तो अगर आपने कभी ना कभी तो जरूर ऐसा किया होगा कि आपने दीवार पे बॉल को मारा और बॉल वापस आ रही है। क्या दीवार में शक्ति है कि वो बॉल को वापस फेंक दे रही है? दीवार में तो कुछ है नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। फिर दोस्तों बॉल वापस क्यों आ रही है? हमने तो उसको इस दिशा में फेंका तो वो वापस क्यों आ गई? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ परावर्तन है। परावर्तन यानी दोस्तों परावर्तन क्या है, जब कोई चीज किसी पे टकरा रही होगी उसके बाद वापस जा रही होगी, कुछ मोटा मोटा समझो परावर्तन यहीं से हो रहा होगा। जैसे आपने बॉल को फेंका था तो वो टकरा रही थी, ऐसा तो है नहीं टकराई ना उसके बाद वापस आ जाएगी कि मैंने मारा और बिना टकराने से वापस आ गई, ऐसा तो है नहीं। तो पहली कंडीशन हमें यहाँ पर एक समझ में आ रही कि जहां पर भी परावर्तन होगा कोई ना कोई वस्तु, कोई प्रकाश की किरण टकराएगी, उसी के बाद वापस आएगी, कहीं ना कहीं टकराना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अब देखिए मैं इसकी पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं प्रकाश के परावर्तन की। जब दोस्तों किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर एक शब्द पे जोर दिया गया, चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, तो पहले हम वही बनाएंगे। अब दोस्तों ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना। अब देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, पहले एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह को बना लिया,
ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये चिकनी है और मैंने इसके जो नीचे साइड आप देख रहे हो इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब दोस्तों ये कोई चिकनी तथा पॉलिशदार सतह है। अब प्रकाश का परावर्तन कब होगा, जब कोई ना कोई चीज टकराएगी। पहले तो हमें यही पता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकरा गई। ये प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पे टकरा गई, तो मैंने बताया तो उसी माध्यम में ये क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। उसी माध्यम में क्या होती है दोस्तों, वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाती है। अब इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें रटने की बात नहीं कि आप पहले सोचो कि मुझे अगर ये परावर्तन समझना है तो पहले मुझे क्रिकेट खेलना होगा। क्रिकेट में क्या होता है, ये भी परावर्तन होता है, कई सारी चीजों में होता है। अगर आप वॉलीबॉल खेलते हो तो आपके यहाँ पर बॉल लगती है, वॉलीबॉल आपने खेला होगा, इस तरीके से मारते हो तो दोस्तों यहाँ पर बॉल लगी, परावर्तन हुआ। अगर आपके हाथों में ना टकराती तो क्या बॉल ऊपर जाती, क्या वो नेट के पार जाती, नहीं जाती। अगर दोस्तों इसी प्रकार जमीन पे बॉल लगती है तो उड़ती है। इसी के कारण समझ सकते हो। अब आपने देखा कि कोई प्रकाश की किरण चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकरा रही है तो यह उसी माध्यम में वापस लौट रही है। इसी घटना को आपने कहा प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है, समझिएगा, जो प्रकाश की किरण आती है ये क्या दोस्तों, टकराने से अभी ये परावर्तन नहीं हुआ, तो जो कि प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। इंसिडेंट रे। अब आपने देखा कि दोस्तों ये क्या, आपकी आपतित किरण यानी आ रही है और जब ये दोस्तों परावर्तन के पश्चात जाती है तो जो जाती है किरण उसको बोलते हैं परावर्तित, यानी परावर्तन हो गया तो ये कौन सी किरण होती है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी होगी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी परावर्तित किरण। अब आपके आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है, एक अभिलंब। ये समझ सकते हो, ये दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच में, इन दोनों के बीच में। ये जो आपको एन से प्रदर्शित कर दिया, ये मैं आप पे लिख दे रहा हूं, अभिलंब है। क्या है दोस्तों, अभिलंब। ये क्या, अभिलंब है। अब सीख लिया। फिर से हम इसको सीखते हैं कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्या था। इसमें आपने दो चीजों को देखा कि पहले तो किसी चीज का टकराना चाहिए किसी ना किसी चीज पे, तो उसके लिए अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन अपनी क्लास के अनुसार। तो हमने देखा कि एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह लेनी होती है हमको। तो हमने क्या किया साथियों, पहले चिकनी तथा पॉलिशदार सतह को लेते हैं, फिर एक प्रकाश की किरण उस पर टकराती है। अब जो किरण टकराती है उसे आपने नाम दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया, आपतित किरण। क्या दिया, आपतित किरण। फिर आपने देखा जैसे ही चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे वो प्रकाश की किरण टकरा जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब जो किरण वापस लौट जाती है उसको आपने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण। अब आपने ये चीजें देख ली। अब आपने ये चीजों को जब समझ लिया तो आपने एक चीज और देखी कि इसके बीच में एक बिंदु एक है जिसे आप अभिलंब कह रहे हो। अब क्या होता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। अब इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को क्या कहेंगे, उसकी भी एक डेफिनेशन होती है। पहले मैं इसे कोण आई से प्रदर्शित करता हूं और इसे कोण आर से प्रदर्शित करता हूं। देखिए अब क्या होता है दोस्तों, जब आपकी आपतित किरण आती है तथा अभिलंब, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आप कहते हो आपतन कोण। क्लियर। फिर से, आपतित किरण तथा अभिलंब। अब आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। आपकी आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये देखिए। अभी इसको साफ कर देते हैं। इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण। आपतन कोण को कैसे परिभाषित करोगे, क्या कि जब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को आप आपतन कोण कहते हो। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर। तो ये जो कोण हो गया वो कौन सा हो गया, आपतन कोण। यानी कोण आई बराबर क्या हो गया, आपतन कोण। क्या हो गया दोस्तों, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो आपतन कोण है वो ये हो गया। और जो अब देखिए,
अब दोस्तों क्या होता है, अभी आपतित किरण थी, एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन कब होगा, जब परावर्तित किरण से कोई चीज संबंधित होगी। तो क्या होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आप परावर्तन कोण कहते हो, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परावर्तित किरण ये कौन सी है दोस्तों, परावर्तित किरण, यहाँ पे लिखा भी हुआ परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये जो देखिए आप यहाँ से जो बीच में कोण बन रहा है, ये इतना जितना भी कोण बन रहा है, ये आपका कौन सा कोण है साथियों, यही आपका होता है परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या बन रहा है, परावर्तन कोण। और इसको कोण किससे, कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। बस साथियों यही था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यही क्या था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, वो क्या, वो आपको दिख रहे होंगे। अगर साथियों आप अपनी बुद्धि का थोड़ा सा यूज कीजिए, देखना आपको रूल जो नियम है, इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन। कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप एक चीज की याद रखना कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं, ये आप लोगों को याद रखने वाली बात है। अब वो दोनों नियम अभी आपको डायग्राम पे दिख रहे हैं, बस थोड़ा सोच लेना। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो ये आपतित किरण है इस बिंदु पे मिल रही है, जो ये परावर्तित किरण है वो भी इस बिंदु पे मिल रही है, और जो ये अभिलंब है वो भी ये इस बिंदु पर मिल रहे हैं। यानी ये तीनों के बीच में एक कॉमन संबंध मिल रहा है आपको। क्या कि दोस्तों आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल पर हैं। दैट इज फर्स्ट नियम, आप इसे पहला नियम कह सकते हो। फिर से समझिए क्या कि दोस्तों आपने देखा कि आपतित किरण है वो भी एक बिंदु पर है, परावर्तित किरण है वो भी एक बिंदु पर है, और जो आपका अभिलंब है वो भी एक बिंदु पर है। यानी ये तीनों एक ही बिंदु पे क्या कर रहे हैं। और जब ये तीनों एक ही बिंदु पे हैं तो यहाँ पर एक नियम का निर्माण होता है, जिसे आप कहते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं। जब आपको दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे कुछ हद तक, अभी दोस्तों ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने स्केल पटरी का तो यूज किया नहीं है, तो आपको क्या लग रहा होगा, देखिए अब आपको क्या लग रहा होगा कि दोस्तों कोण आई और ये क्या कोण आर, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ये कुछ हद तक आपको भी देखने में समान लग रहे होंगे। मतलब जितने कोण आई का मान है उतना ही कोण आर का मान लग रहा होगा। क्या, कोण आर का मान लग रहा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों जब आप इनको देखोगे तो आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण कुछ हद तक सेम लगती है। अब यहाँ पर हद और कुछ का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात दोस्तों आपतन कोण जो होगा वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी दोस्तों जो आपका कोण आई होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। जो भी आपका कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो दूसरा नियम क्या हो गया दोस्तों, आपका आपतन कोण, क्या, आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। यानी जो भी आपका आपतन कोण होगा साथियों वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के, हमेशा बराबर होगा। इसमें कोई संकेत मतलब कि निसंकोच की बात नहीं है। अब आपने देख लिया कि आपका प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है। पहला नियम क्या था कि पहला नियम ये होता है वैसे कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपको बुक में ये दिखेगा। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये थी आपकी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित बात। अब मैं आपको एक चीज देता हूं, अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मान लीजिए दोस्तों मैंने ये दे दिया 60 डिग्री, ये कोई कोण है, इसको कोण ए मान लेते हैं, ये कोण बी है और ये आई है, ये आर है। मैंने इसको दे दिया 60 डिग्री और इसको दे दिया मैंने दोस्तों 40 डिग्री। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सपोज इसको मैंने दे दिया दोस्तों 40 और इसको भी मैंने दे दिया 40 और ये रहा 50। तो मैंने ये कहा साथियों, अब मुझे आप इसका मान बताओ, कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान क्या होगा। ये कोण ए आपका 50 डिग्री है और दोस्तों जो आपका कोण, एक मिनट फिर से रुकना दोस्तों, 50। अब एक मिनट रुकिए, मैंने इसको कर दिया 50, इसको भी कर दिया 50 और मैंने अब की बार इसको, अब बताओ ये कोण देखिए, कोण ए का मान है 40 डिग्री, कोण आई, ये कौन सा कोण था, कोण आई 50 डिग्री है,
कोण आर भी 50 डिग्री है। अब आपको कोण बी का मान बताना है। बताइए कोण बी का मान क्या होगा। अब देखिए कैसे निकालोगे। आपको पता है एक सरल रेखा का पर जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस, यहां से ऐसे लिख सकते हो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको पता है कोण ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री प्लस, अब दोस्तों कोण आई की वैल्यू 50 और कोण आर की भी वैल्यू कितनी है, 50, और कोण आर की वैल्यू निकालनी है बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो दोस्तों 50 50 100 यानी 140 प्लस कोण आर बराबर 180। तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी कोण ए भी बराबर होगा कोण बी के। ये आपने समझ लिया। आई होप दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन भी समझ में आ गया होगा, उसके दो नियम भी समझ में आ गए और आपने प्रकाश को भी सीख लिया। अब हम देखेंगे साथियों इमेज, आखिर ये इमेज का क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। अब साथियों जो मेन चीज है उससे देखते हैं इमेज। आखिर ये दोस्तों प्रतिबिंब क्या है। अब दोस्तों प्रतिबिंब को आप देख सकते हो, आप ये मत कहना कि हम प्रतिबिंब को भी नहीं देख सकते। प्रतिबिंब, अब मैं आपको बता दूं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या किसी लेंस पे टकराती हैं तथा परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात वो या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी घटना को आप कहते हो प्रकाश का इसी घटना को आप प्रतिबिंब कहते हो। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या किसी लेंस पे टकराती हैं तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो वो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी घटना को आप कहते हो क्या, प्रतिबिंब कहते हो। इसी घटना को क्या कहते हो, प्रतिबिंब। अभी देखिए मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे इसका क्या मतलब है। एक दोस्तों आपके जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या है दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। क्या है, आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं, यानी दोस्तों जब प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं, निश्चित तौर पे मिलती हैं, वही होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, अभी आपको इससे मतलब नहीं है कि ये क्या चीज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूं। बस आप एक चीज को समझना है, मेरा उद्देश्य है आपको एक चीज को समझाना। वो क्या है, आपको ये मतलब नहीं है कि दोस्तों मैं ये पी एफ क्या लिख दे रहा हूं, बस मैं अभी आपको वास्तविक प्रतिबिंब समझाना चाहता हूं, वो समझ लीजिए बस। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखने वाले हो क्या ये है पी एफ, जो जितना भी है सब कुछ। यहां पर देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण मिल रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, अगर आप यहाँ से लाओगे यहाँ, तो दोस्तों इस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। अब आप बताइए क्या ये वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे होगे क्या कि ये वास्तव में मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। कैसा हो गया, वास्तविक। अर्थात दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण तथा लेंस पे टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। क्या, वास्तव में मिलती है, तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है, उसका भी डायग्राम बना देता हूं। देखिए बस अभी आप ये मत ध्यान रखना कि मैं ये क्या कर रहा हूं, पी एफ ये सी क्या बना रहा हूं, इससे आपसे मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना जान जाओ वो बहुत है कि दोस्तों क्या अभी जो मैं वास्तविक प्रतिबिंब समझाना चाह रहा हूं, और ये दोस्तों क्या हो रहा है, ये पीछे जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब डॉट डॉट का साइन लग जाए तो समझ लेना ये पीछे जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। बस अभी थोड़ा प्रतिबिंब पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा,
ये दोस्तों डॉट डॉट हो रहा है यानी यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप देखोगे आपका जो प्रतिबिंब बना है वो क्या दोस्तों वास्तव में मिला, क्या किरणें ये वास्तव में मिली है? नहीं मिली है। जब मैं डॉट डॉट करके किरणों को मिला रहा हूँ इसका मतलब ये होता है दोस्तों वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि किरणें मिल रही हैं लेकिन वास्तव में नहीं मिल रही हैं। इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी वस्तु इस प्रकार खड़ी थी, प्रतिबिंब इस प्रकार से बना। यहाँ पर वस्तु इस प्रकार से खड़ी थी, प्रतिबिंब आपका इस प्रकार बना। तो यहाँ से एक फैक्ट समझ लीजिए, जो भी आपका वास्तविक, हमेशा याद रखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम आएगा और शायद आपको ना बुक में मिले, क्या जो भी आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, फिर से समझना अच्छे से, बहुत करोड़ों की बात बोल रहा हूं, जो भी आपका आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा बनेगा। जो भी आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, क्या दोस्तों आभासी प्रतिबिंब वो सदैव कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। और जो दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों, जो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा बनता है और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा वो सदैव उल्टा बनेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वास्तविक सदैव उल्टा और आभासी सदैव सीधा। जब अभी आप पढ़ोगे ना उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी होगी जहां पर ज्यादातर आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन कोई कंडीशन एक ऐसी भी मिलेगी आपको जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर आप देखना कि आपको जो आभासी प्रतिबिंब मिले वो सदैव सीधा होगा और जो भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा वो सदैव उल्टा होगा। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सीख जाते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा कि दोस्तों प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, देन चौथा आपने देखा कि आखिर प्रतिबिंब क्या है, उसके बाद आपने देखा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब क्या है, यानी 6 चीजों को सीख लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, इसको हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है। तो दोस्तों या तो ये 3 वीडियोज में खत्म होगा या तो ये 4 वीडियोज में, 4 वीडियो में तो 100% हो जाएगा खत्म। तो दोस्तों आज आपने जो सीख लिया बहुत कुछ सीखा, अगर आपने क्लियर कर लिया हो तो इसे प्रैक्टिस करके भी देखना। मेन बात यह है साथियों कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए अब फोकस बिल्कुल इसी पे रखिए। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी भला हो। क्योंकि जो दोस्तों दूसरों का ख्याल रखते हैं ये ब्रह्मांड उनका स्पेशल ख्याल रखता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।